नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। ऐसा नहीं है। जब एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होने का, गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तब शुरू में नैरेटिव गलत है या सही वो समझे बगैर काफी लोग साथ देते हैं। जब जनता का रिएक्शन आता है तब कुछ स्थिति अलग होती है। आप थोड़ी राह देखिए। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत कम समय में आए, आपका आभार। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर बोलते नजर आए। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई दी। जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि अमित शाह के द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया, उस अपमान को लेकर अमित शाह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान सही मायनों में कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराने का काम किया, आरक्षण का विरोध किया और बाबा साहब के जो अरमानों पर पानी फेरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल रही है, बाबा साहब के संविधान का सम्मान करती है। और अब बढ़ते हैं अपनी अहम खबर की ओर। किसानों की हुंकार, जल्द सुनो सरकार, इसकी हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने फसलों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को पंजाब में कई स्थानों पर 3 घंटे के रेल रोको प्रदर्शन के तहत रेल मार्ग अवरुद्ध कर दिया। रेल रोको का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने किया था। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान दोपहर 12 बजे से कई स्थानों पर रेल पटरियों पर बैठे और अपराह्न 3 बजे तक वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि गुरदासपुर में मोगा, फरीदकोट, कादिया और बटाला, जालंधर में फिलौर, होशियारपुर में टांडा, दासुया और माहिलपुर में, फिरोजपुर में मक्खू, तलवंडी, लुधियाना, साहनेवाल, पटियाला में शंभू, मोहाली और संगरूर में सुनाम और लहरा में ये तमाम जगहों पर प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया। तो पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। रेल रोको अभियान उन्होंने चलाया है। 3 घंटे तक किसानों के द्वारा रेल रोको प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और केंद्र सरकार से वार्ता न होने की वजह से अब किसानों ने अलग तरीके के प्रदर्शन को अख्तियार किया। उन्होंने रेल रोको प्रदर्शन करना शुरू किया है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में रेल रोको प्रदर्शन किया गया। 3 घंटे तक रेल की पटरियों पर किसान बैठे रहे और इससे रेल का आवागमन भी बाधित रहा। किसानों का 3 घंटे का रेल रोको प्रदर्शन, बड़ी संख्या में किसान इसमें पहुंचे। किसानों का 3 घंटे का ये रेल रोको प्रदर्शन पंजाब के अलग अलग जनपदों में देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर किसानों ने एकजुट होकर रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज पंजाब भर में अलग अलग जगहों पर किसानों के द्वारा रेल रोको प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, 3 घंटे तक किसानों ने रेल की पटरियों पर खड़े होकर, बैठकर और रेल रोको प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल का परिचालन बाधित रहा। तो पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। और अगली अहम खबर की हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की तैयारी की। चुनाव आयोग ने अगले साल शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को मध्य दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पार्टी नेता जैस्मीन शाह शामिल हुए। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में होने वाले चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों पर चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव होने हैं और इन चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है।
सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक की है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से सांसद बांसुरी सुराज इस बैठक में मौजूद रहीं। वहीं आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव आयोग की बैठक में मौजूद रहे। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की है, दिल्ली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक की है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की है। दिल्ली चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। क्या कुछ अहम रहा इस बैठक में? अखिलेश जी, देखिए, चुनाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार दिल्ली के अलग अलग जिलों में टीमें भेजी जा रही हैं, वहां से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक करके उनके सुझाव मांगे हैं। उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अपने तरफ से भी उनको बताया कि चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। अगर उनके तरफ से कोई सुझाव है तो वो अपने राजनीतिक दल के तरफ से सुझाव दे सकते हैं। अगर राजनीतिक दल की कुछ विशेष मांग है चुनाव के मद्देनजर, आगामी चुनाव जो दिल्ली का विधानसभा होना है उसके लिए, तो वो लिखित में दे सकते हैं, क्योंकि बात को किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव आयोग पर यह सवाल न उठाया जाए कि जब चुनाव आयोग चुनाव दिल्ली का विधानसभा कराने जा रहा था तो उस दौरान राजनीतिक दलों से उसने कोई भी राय मसला या तालमेल बनाने की कोशिश नहीं की। तो चुनाव आयोग की यही एक पहल रही कि वो चाहता है कि किसी तरह से भी निर्विवाद और बिना किसी विरोध के दिल्ली का विधानसभा चुनाव आगामी 2025 के शुरुआती दौर में संपन्न हो और राजनीतिक दलों की तरफ से कोई भी उनसे सवाल जवाब उस तरह का न किया जाए जिसका समाधान चुनाव से पहले ये चुनाव आयोग कर सकता है। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा की है, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की है, चुनाव तैयारियों के बारे में तमाम दलों के साथ चर्चा की है, सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो तैयारियां होती हैं उनको लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा की चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इलेक्शन कमीशन के साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि बांसुरी सुराज रही हुई, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। और अब हम बात करेंगे बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना। दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल संजीवनी स्कीम लेकर आए, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत दिल्ली के 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, जबकि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वादा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली के हमारे सभी बुजुर्गों के लिए ये खुशखबरी है। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज होगा। सरकारी या प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में यह निःशुल्क इलाज होगा। इस योजना के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगले 2 से 3 दिनों में घर घर जाकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। दिल्ली सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। तो एक और योजना चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की है, हर अस्पताल में मुफ्त इलाज की योजना। और 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज दिल्ली में मिलेगा। ये योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज
मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अरविंद केजरीवाल आपको बता दें, संजीवनी योजना लेकर आए दिल्ली वासियों को, खासकर 60 साल के बुजुर्गों को उन्होंने इस योजना का लाभ देने की बात कही है। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, केजरीवाल एक और योजना संजीवनी योजना लेकर आए हैं जो बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज इस योजना के तहत उपलब्ध होगा। चुनाव से पहले केजरीवाल के द्वारा उनके द्वारा जो कथित तौर पर रेवड़ियां नाम दिया गया, वो रेवड़ियां चुनाव से पहले देने का काम कर रहे हैं केजरीवाल। अखिलेश जी, देखिए मनोज, आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल लॉलीपॉप के तौर पर कह सकते हैं, रेवड़ियां कह सकते हैं, या उनकी सहूलियत तौर पर सुविधाएं और योजनाएं का ऐलान चुनाव से पहले और चुनाव के बीच और चुनावी रैलियों में जरूर करते हैं। सबसे बड़ी बात बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज जिस संजीवनी योजना का ऐलान किया, तो खासकर इस योजना का उन्होंने सीनियर सिटीजनशिप के लिए कहा कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के जो भी नागरिक दिल्ली के हैं उन सबकी मुफ्त इलाज होगा। हम इसकी वजह इसमें भी बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का आखिर ऐलान क्यों किया। इसकी बहुत साफ वजह यह है कि केंद्र सरकार का जो हेल्थ आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, जिसके तहत लोगों को इलाज मुफ्त मिलता है, और खासकर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हर चुनाव में बड़े दावे के साथ कहती है कि उनका आयुष्मान कार्ड के तहत वो सरकारी, प्राइवेट, कहीं किसी भी अस्पताल में मुफ्त अपना इलाज करा सकते हैं। शायद आज कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो संजीवनी योजना लॉन्च करने का ऐलान किया और इसका पंजीकरण भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा करने का ऐलान किया गया, तो कह सकते हैं दावे के साथ कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता या बड़ा मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आयुष्मान कार्ड योजना का जिक्र करके जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए आकर्षित करने का काम करेंगे, तो उस समय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उसकी काट के तौर पर संजीवनी योजना के ऐलान जो आज किए गए हैं उसको प्रचार प्रसार और चुनाव में इस्तेमाल करेंगे और उसकी काट के तौर पर दिल्ली के जनता के सामने रखेंगे, ताकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के वोटर्स को इस योजना के नाम पर भी अपनी पार्टी के पाले में खींच सके और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने में इन मतदाताओं की, खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र के जो मतदाता हैं उनकी अहम भूमिका हो सके। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल ने शासन में रहते हुए 5 साल सरकार चलाई, तभी इस योजना को लागू नहीं किया, लेकिन अब चुनाव के ऐन पहले वो इस योजना को लॉन्च करते नजर आए और उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले तो ये संभव नहीं, लेकिन चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 60 साल के बुजुर्गों को इस संजीवनी योजना के तहत इलाज कराने का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी, दिल्ली सरकार पूरा खर्च उठाएगी। और अब हम बात करेंगे एसडीएम का ड्राइवर निकला घूसखोर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने धान भंडारण के मामले को निपटाने के लिए एक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। मामले में शिकायतकर्ता किसान संग्राम सिंह ने आरोप लगाया कि महिला एसडीएम ने अपने ड्राइवर के जरिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और सौदा 2.5 लाख रुपए में तय किया था। रिश्वत मामले के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी आदेश में शाहपुर एसडीएम नदीमा सिरी का
तबादला कर दिया। दूसरे आदेश में जिला प्रशासन ने एसडीएम के ड्राइवर सुनील कुमार पटेल को निलंबित कर दिया। यहां के खमदेही गांव में लोगों ने किसान संग्राम सिंह की 1 एकड़ जमीन पर धान का भंडारण किया था। तो अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही गई है। जबलपुर में एसडीएम का ड्राइवर घूसखोर निकला। घूस लेते पकड़ा गया एसडीएम का ड्राइवर। ये ग्राम खमदेही तहसील शाहपुरा के निवासी हैं। इनके रिश्तेदार की 1 एकड़ भूमि पे ग्रामीणों द्वारा बासमती धान का संग्रहण किया गया था। इस संग्रहण के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पंचनामा बनाया गया था और तहसील कार्यालय में कुछ कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में हमारे आवेदक को एसडीएम शाहपुरा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में हमारे आवेदक जब एसडीएम कोर्ट में पदस्थ एसडीएम के ड्राइवर श्री सुनील पटेल से मिले तो इनके द्वारा एसडीएम कोर्ट से मामला रफा दफा करने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको धनवंती नगर जबलपुर में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हम जिंदा हैं साहब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हम जिंदा हैं साहब। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दर्जनों बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। सोनभद्र जिले में ग्राम पंचायत ऊंचडीह के देवरी खुर्द समेत आधा दर्जन गांव के बुजुर्ग परेशान हैं। दरअसल 2 दर्जन से ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन धारकों को जिंदा होते हुए भी कागजों में मृत घोषित करके उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया है। इन बुजुर्ग पेंशनधारियों को इस बात का पता तब चला जब कई महीनों से उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंची। इसके बारे में जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि कागजों में उन्हें मरे हुए कई महीने हो चुके हैं। जब इस बात का पता बुजुर्गों को लगा तो वो सीधे डीएम के यहां पहुंच गए और खुद के जिंदा होने की बात बताई। डीएम ने मामले को गंभीरता से देखते हुए समाज कल्याण अधिकारी को जांच सौंपने को कहा। बुजुर्ग पेंशन धारकों के मुताबिक गांव के प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर गड़बड़ी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान उनसे चुनावी रंजिश पाले हुए हैं और चुनावी प्रधानी के चुनाव में वोट नहीं देने का खामियाजा उन्हें वृद्धावस्था पेंशन से वंचित रहकर भुगतना पड़ रहा है। साल भर से रुकेगा। अच्छा, क्यों मृत घोषित किया गया। कौन कर दिया? अभी तो हमने पता नहीं जो कौन कैले, ये तो मैंने पता नहीं। मगर प्रधान कहने जो साफ कहने जो कह रहे वहाँ के जब वही नहीं तो हम काम नहीं कर सकी। साल भर से साहब रुकी है। क्यों, क्या वजह है? मृत घोषित कर दिया सेक्रेटरी प्रधान मिलके। ऐसा क्यों किए प्रधान? अब के जान साहब अब का और दुश्मनी बा के का बा। हाँ, मैं पूछे होंगे ना प्रधान जी से कि क्यों प्रधान जी ऐसा क्यों? कहली कहे प्रधान जी हम कैले ही नहीं। पेंशन मिल रही है? नहीं सर, 10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों? गए हम लोग कल डीएम साहब के यहाँ, तो डीएम साहब वहाँ से अपना फोन से बात किए विकास खंड अधिकारी से। आपको क्या कैसे ये हो गया? कौन किया है? करने वाला तो पूरा पता लग गया है कि यानी प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलकर ऐसा किए हैं। क्या किया? अवस्था पेंशन के संबंध में कुछ लोग ग्रामीण कल हमारे पास आए थे। उन्होंने इस तरीके की शिकायत की है कि वो अभी जीवित हैं लेकिन उनकी पेंशन बंद हो गई है। इसमें समाज कल्याण अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया गया है और जिन अधिकारियों के रिपोर्ट के आधार पर उनकी पेंशन बंद हुई है उनके संबंध में भी रिपोर्ट मांगी गई है। और अगली अहम खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें अश्विन के संन्यास की हम बात कर रहे हैं। भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 38 वर्षीय अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट में एक मजबूत छाप छोड़ी है। उन्होंने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपना
टेस्ट करियर की शुरुआत की थी और 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट हासिल किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में केवल अनिल कुंबले ही अश्विन से अभी आगे हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। अश्विन ने अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर 41 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विकेटों में भारत के लिए सर्वाधिक 195 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 116 वनडे मैचों में 156 विकेट और 65 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 विकेट लिए हैं। उनकी यह शानदार उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए एक गर्व का विषय बनी हुई है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 48 साल के अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में भी भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 6 नवंबर 2011 को दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की शुरुआत करने के बाद से अश्विन ने कुल 106 टेस्ट मैच खेले और 537 बल्लेबाजों को आउट किया है। टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले ही अश्विन से आगे हैं। कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं। अश्विन ने भारत के लिए 41 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच खेले हैं और उनके नाम सबसे ज्यादा 195 विकेट हैं। टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के अलावा अश्विन ने भारत के लिए 116 वनडे मैचों में 156 विकेट और 65 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 विकेट हासिल किए हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।